और अब बात विरासत वाली राजनीति की, जिसमें दक्षिण भारत के तमिलनाडु में उत्तर भारत के एक नेता की विरासत को अपने साथ मिलाने की कोशिश हो रही है। और ये काम कर रही है तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके। कल पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की पुण्यतिथि थी और आज डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन का जन्मदिन है। और इस मौके पर तमिलनाडु में वीपी सिंह की मूर्ति का अनावरण किया गया। अनावरण कार्यक्रम में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी मौजूद थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह के गृह जिले प्रयागराज के बाहर शायद देश में उनकी ये पहली आदमकद प्रतिमा लगी है, जिसका संदेश शुद्ध सियासी है। वैसे तो आपके मन में यह सवाल होगा कि अगर डीएमके ने वीपी सिंह की मूर्ति लगवाई है तो इसमें बड़ी बात क्या है। आए दिन पूर्व प्रधानमंत्रियों की मूर्तियां लगती रहती हैं, ये एक सामान्य सा सरकारी कार्यक्रम हो सकता है। लेकिन जितनी आसान ये खबर दिखती है उतनी आसान है नहीं। इस खबर में दो एंगल हैं। पहली बात, आप खुद सोचिए, वो डीएमके जिसका जन्म हिंदी का विरोध करते हुए हुआ, उसने उत्तर भारतीय हिंदी पट्टी के एक नेता की मूर्ति लगवाई है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। तो समझना जरूरी है कि ऐसा क्या हुआ कि डीएमके ने वीपी सिंह की मूर्ति का अनावरण किया। वीपी सिंह का तमिलनाडु से ये जो नया रिश्ता है, उसकी जड़ में क्या है। दूसरी बात, इस कार्यक्रम में उत्तर भारत से सिर्फ अखिलेश यादव को न्योता था, यानी कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं था। और तो और ना तो तेजस्वी यादव थे और ना ही नीतीश कुमार। आखिर क्यों? लोगों के मन में यह भी सवाल है। अब पहले सवाल पर आते हैं। सीएम एमके स्टालिन ने चेन्नई में वीपी सिंह की मूर्ति का अनावरण क्यों किया? दरअसल पूर्व पीएम वीपी सिंह को भारतीय राजनीति में मंडल मसीहा के नाम से जाना जाता है। मंडल कमीशन की जिस रिपोर्ट को कांग्रेस सरकार ने करीब 10 साल तक लागू नहीं किया, उसे वीपी सिंह सरकार बनते ही उन्होंने लागू कर दिया था। इससे सरकारी नौकरी में पिछड़ों को 27% आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हुआ था। तब कांग्रेस और बीजेपी ने किंतु परंतु के साथ इसका समर्थन किया था। इसीलिए बड़ी ओबीसी आबादी वीपी सिंह को पिछड़ों के मसीहा के रूप में देखती है। तमिलनाडु में एमके स्टालिन भी पिछड़ों की राजनीति करते हैं। यही कारण है कि स्टालिन उन्हें सामाजिक न्याय के हीरो के रूप में तमिलनाडु में सम्मान देना चाहते हैं। अब क्षेत्रीय पार्टियां जिसकी जितनी बड़ी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के नारे लगा रही है। ऐसे में वीपी सिंह का नाम और उनके काम को चुनावी मैदान में कैश कराने की बम्पर योजना सामने आ गई है। इस पूरे कार्यक्रम के जरिए डीएमके 3 लक्ष्य साध सकती है। पहला, तमिलनाडु में ओबीसी समाज को अच्छा संदेश जाएगा। दूसरा, उत्तर भारत में डीएमके को हिंदी भाषा विरोधी जो छवि है उसको ठीक करने का मौका मिलेगा। तीसरा, दक्षिण भारत की पार्टी होने के बावजूद राष्ट्रीय राजनीति में दखल बढ़ेगा, जो अभी बहुत कम है। अगर डीएमके राष्ट्रीय राजनीति में उतरने की कोशिश में लगी है और जाति जनगणना के रास्ते देश मंडल 2 वाले चरण में प्रवेश कर रहा है, तो डीएमके मंडल 1 के चेहरे वीपी सिंह की विरासत के साथ खड़ी हुई अपने आप को दिखाना चाहती है। 2024 में जाति जनगणना और सामाजिक न्याय एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। ऐसे में वीपी सिंह की विरासत से डीएमके बड़े फायदे की उम्मीद कर रही है। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। बीजेपी और उसके सहयोगी संगठन अभी से देश को राममय बनाने में जुटे हुए हैं। बीजेपी की पूरी तैयारी इसी बहाने हिंदू वोटरों को एकजुट बनाए रखने की है। इस रणनीति को कमंडल कहा जाता है। दूसरी तरफ क्षेत्रीय पार्टियों ने जातीय जनगणना और आरक्षण बढ़ाने को अपना मुद्दा बना रखा है। इस रणनीति में भी वीपी सिंह का नाम फिट बैठता है। विपक्ष का प्रयास बीजेपी के कमंडल को अपने मॉडल से भेदने का है। इस खबर के हर एंगल को आप समझ पाएं, इसके लिए हमने सीएसडीएस के पूर्व निदेशक संजय कुमार से बात की। एक बार सुनिए वो इस पूरी राजनीति को कैसे देख रहे हैं। जब अगले साल 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे, इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है, कई पार्टियां इस बात का अंदाज लगा रही हैं कि शायद 2024 का चुनाव मंडल 2 का आगाज कर रहा है। मंडल 1 जब हुआ था 1990s के दशक में, उस वक्त तमाम ऐसी पार्टियां उभर के आईं जिन्हें ओबीसी कास्ट का समर्थन था। तमिलनाडु सरकार ने जो पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की मूर्ति का अनावरण किया, अखिलेश यादव को वहां बुलाया, तो मुझे लग रहा है इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। और अब आते हैं दूसरे सवाल पर, जिसमें मुद्दा यह कि वीपी सिंह की मूर्ति के अनावरण के मौके पर सिर्फ अखिलेश यादव को ही क्यों बुलाया गया। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब एमके स्टालिन ने अपने पिता एम करुणानिधि की मूर्ति का अनावरण कराया था, तो उसमें देश भर के नेताओं को आमंत्रित किया गया था। अब स्टालिन इंडिया गठबंधन के सक्रिय सदस्य हैं।
इसलिए ये उम्मीद थी कि जब वो वीपी सिंह की मूर्ति का अनावरण करेंगे तो कम से कम गठबंधन के नेताओं को तो जरूर बुलाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। आखिर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी तो पिछड़ों की ही राजनीति कर रहे हैं। नीतीश और तेजस्वी यादव ने तो देश में पहली बार जातिगत जनगणना कराई है। राहुल गांधी भी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। ऐसे में क्या कारण है कि अखिलेश यादव तो तमिलनाडु में आमंत्रित होते हैं, लेकिन इन नेताओं का नाम गेस्ट लिस्ट में नहीं होता है? इस बारे में टीवी 9 संवाददाता ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक से सवाल भी किया, लेकिन उन्होंने कह दिया कि उन्हें कार्यक्रम की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए वो इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। दरअसल कांग्रेस इस पर इसलिए भी ज्यादा नहीं बोल रही है क्योंकि बोफोर्स मामले में राजीव गांधी को भ्रष्ट बताने वाले वीपी सिंह ही थे। मंडल कमीशन को लागू करने वाले वीपी सिंह ही थे। कांग्रेस छोड़ने के बाद वीपी सिंह ने कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। और हाल फिलहाल की बात करें तो डीएमके नेता उदयनिधि के सनातन विरोधी बयान से कांग्रेस ने दूरी बना ली थी। तो हो सकता है कि कांग्रेस नहीं चाहती हो कि वो डीएमके के साथ ज्यादा दिखे, जिससे उसकी छवि सनातन विरोधी बने। हालांकि इस सब के बीच अखिलेश यादव तमिलनाडु में इस मंच पर मौजूद थे। वैसे पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव ने कांग्रेस नेताओं को खूब सुनाया भी है, जिससे इंडिया गठबंधन के अंदर टकराव बढ़ा है। वीपी सिंह जी की प्रतिमा लगना तमिलनाडु में, वो भी एक प्रेस्टिजियस कॉलेज में, ये यहां के लिए संदेश तो है ही है। लेकिन आने वाले चुनाव में जो 24 में होने जा रहा है, जो उनका फैसला था, उसके लिए बड़ा संदेश है। मैं इस संदेश के लिए आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, कांग्रेस के पहले नेता थे जो कांग्रेस से बाहर आए और कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। जिस समय लखनऊ के तिलक हॉल में मीटिंग हुई थी और चौधरी अजीत सिंह को मुख्यमंत्री बनना था, मगर वीपी सिंह जी की कृपा से मुलायम सिंह जी बने। और फिर वीपी सिंह को अगर सबसे बड़ा आघात मिला तो मुलायम सिंह जी के द्वारा मिला, जब मुलायम सिंह जी उनका पाला छोड़कर चंद्रशेखर जी के साथ सपोर्ट करके कांग्रेस के सपोर्ट से सरकार बना ली है। इसलिए इनमें से किसी की विश्वसनीयता देश की जनता की नजर में नहीं है। तो देश में अगले वर्ष लोकसभा चुनाव हैं। ऐसे में जिस तरीके का राजनीतिक प्रयोग चेन्नई में हुआ है, भविष्य में ऐसे प्रयोग और देखने के लिए मिल सकते हैं। वैसे आपको बता दें, राजनीति में अगर मुनाफा हो रहा हो तो सियासी प्रतीक कहां का है और कितना पुराना है, इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। डीएमके वीपी सिंह के बहाने अपने पिछड़ों वाली राजनीति को बूस्टर देना चाहती है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी यही की इच्छा है उनकी कि इस कार्यक्रम में मौजूद अखिलेश यादव की जितनी ताकत तमिलनाडु में है, उतनी ही ताकत एमके स्टालिन की उत्तर प्रदेश में है। ऐसे में दोनों एक दूसरे को कितना मुनाफा दिला पाएंगे, ये बहुत ही दिलचस्प बात है। तो देखिए, सबके बीच में सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।